पहला यहाँ पर देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो ये आपके आ जाता है मेहंदी का बास जयपुर में। इसकी बात करें तो ये जवाब हो जाएगा आपका मेहंदी का बास जयपुर, ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब आता है। गुरुजी ये क्या कहता है, क्या कहानी यहाँ से आती है? बेसिकली यदि मैं बात करूं अपने जयपुर की बात करते हैं, कहाँ चलते हैं हम लोग, चलते हैं अपने जयपुर के अंदर, और इस जयपुर के अंदर एक जगह आती है जिसका नाम है आमेर। एक है जगह है आमेर, और इसी आमेर की बात करें, जैसे आपके यहाँ पर आता है कि आमेर का किला आता है ना, आमेर का किला की बात करें कि आमेर का किला कहाँ पर है, इसी आमेर के अंदर है। एक आपके आता है ना कुंडा गांव, जो कुंडा गांव है, आछी गांव, कुंडा जी, कुंडा की बात करें, कुंडा जो कि कुंडा गांव यहाँ पर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आछी गांव कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आछी गांव की बात करें, वो भी आपके इसी आमेर के अंदर है। तो ये आमेर है, और इसी आमेर के अंदर एक जगह पड़ती है आपके मेहंदी का बास, यहीं पर पड़ती है आपके मेहंदी का बास। जी हाँ, मेहंदी का बास है, और इसी मेहंदी के बास के अंदर यहीं पर आपके स्थापित किया जा रहा है महारुद्र, यहीं पर आपके स्थापित की जा रही है महारुद्र शक्तिपीठ, यहीं पर है आपके महारुद्र शक्ति पीठ की स्थापना की जा रही है। और ये अपने आप में देश की प्रथम है, देश की प्रथम। तो आ जाए कि देश की प्रथम महारुद्र शक्ति पीठ की स्थापना कहां पे की जा रही है, तो मेहंदी का बास, और ये कहां पर आपके आमेर के अंदर है। कहां पर है, आमेर के अंदर, और आमेर कहां पड़ता है, आपके जयपुर के अंदर है। इसका मतलब है जब ये दो तीन बातें आई तो जैसे कुंडा गांव, हाथी गांव की बात करें, ये हो जाएगा। और ये अपना है कि भारत का पहला, जी याद रखना, ये भारत का प्रथम है, भारत का प्रथम व विश्व का तीसरा, विश्व का थर्ड हाथी गांव है, तीसरा हाथी गांव के रूप में जाना जाता है, हाथी गांव के रूप में जाना जाता है। और एक यहीं पर आता है आमेर का किला, और इस आमेर के किले को लेकर के कौन कौन सी बातें आती हैं, दो चार बातें तो मुझे उम्मीद है आप लोग बता ही दोगे, बता दोगे ना, बताओ दिखा आमेर का किला को लेकर के कौन कौन सी बातें यहां से आ जाती हैं, उम्मीद कर रहा हूं दो चार बातें तो आप लोग बता दोगे साहब। चलो रख दो बेटा, बहुत बढ़िया, ये तो यहां से हो गया। लेकिन गुरुजी इसके साथ साथ आपके यहाँ पे दो चार बातें और हैं मेरे भाई, उनकी भी चर्चा करनी है, क्यों नहीं करनी, उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे दादिया गांव की बात करें, ये जो दादिया गांव है ये हो जाएगा आपके राजस्थान का प्रथम जैविक गांव की बात करें, राजस्थान का प्रथम है जैविक गांव की बात करें, उस जैविक गांव के रूप में भी किसको जाना जाता है, इसी दादिया गांव को। और यहीं से हम बात करें, इसी दादिया गांव से यहीं पर आपके क्या की गई थी, ईआरसीपी का शिलान्यास किया गया था, ईआरसीपी का शिलान्यास किया गया था। कब, दिसंबर 2024 के अंदर, दिसंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आप यहाँ पर क्या किया गया था, ईआरसीपी का शिलान्यास किया गया था। ठीक है सर, राज्य का पहला जैविक उद्यान आमेर की बात नहीं करेंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके यहां से आमेर के किले की बात कर रहा हूं। और आमेर के किले की बात करें तो वो तो आपको बताना है साहब, जी भाई दो चार बातें तो आपको बतानी है। उसके बाद में है ना, आमेर के किले की बात करें साहब, जी जी। इसके अलावा एक यहाँ पर आ गया सांबर जयपुर की बात करें, ये जो सांबर जयपुर की बात करें यहाँ पर आपके आ जाती है सांबर झील, यहीं पर आपके है सांबर झील। और सांबर झील की बात करें तो ये आपके है लवणीय झील, ये लवणीय झील है या कह सकता हूँ खारे पानी की झील है। और यहाँ से आपके होता है नमक का उत्पादन, यहाँ से किया जाता है आपके नमक का उत्पादन। तो इसको लेकर के बहुत सारी बातें आती हैं। और एक आ जाता है सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर की बात करें तो सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र, शर्मा का विधानसभा क्षेत्र की बात करें वो कौन सा आता है, वो आपके सांगानेर ही आ जाता है। अब आ जाओ आमेर के किले की बात करें, इस आमेर को किले को लेकर के आपको कम से कम 5-7 बातें बतानी है साहब, बताओ दिखा आमेर को किले को लेकर के क्या क्या आ जाती है। जैसे सांबर झील की बात करें, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। यदि हम बात करें यहाँ पर भारत का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है, फ्लेमिंगो पक्षी जो है वो आपके यहाँ पर पाई जाती है, एक नदी के रूप में नदी मानी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ से आ जाती हैं। लेकिन अब आपको बताना यहाँ से है, अब आपको यहाँ से बताना है कि गुरुजी जी, अब आपको यहां से बताना कि गुरुजी किसकी बात करें, अब आपको बताना आमेर के किले को लेकर के कि सर आमेर को किले को लेकर के क्या क्या बातें यहां से आ जाती है। जैसे आमेर को किले को लेकर के, जी जी, आमेर के किले को लेकर के एक तो यहां से आ जाता है कि इसको किसमें शामिल किया गया था, एक तो ये आपके यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल है। क्या यूनेस्को की जो आपकी धरोहर सूची आती है उसके अंदर शामिल है। कब शामिल किया गया था, 2013 के अंदर, जी हाँ 2013 के अंदर यूनेस्को की धरोहर सूची के अंदर इसको शामिल किया गया। बाकी कोई नहीं बता रहा, बाकी सब ठीक है सब, है ना। बाकी अपनी अपनी गा रहे हैं, जो पर्सन पूछ रहा हूं ना वो मेरे बच्चों नहीं बता रहा, इसका मतलब गड़बड़ हो जाती है। जब पर्सन पूछता हूं ना तो उसका जवाब आए तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को चीजें आते हैं। वर्ष 2013 की बात करें, वर्ष 2013 के अंदर इसको इसमें शामिल किया गया था, यूनेस्को की धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। चलो एक तो बात होगी, इसके अलावा और क्या क्या आ जाता है भाई, इसी की बात करें साहब, है एक यहां पर इस आमेर के किले को, यहां पर इसका नाम भी परिवर्तन किया गया था। क्या इसका नाम परिवर्तन किया गया था, मुगल शासकों के द्वारा इसको जीता गया और जीतने के बाद इसका नाम परिवर्तन कर दिया था। जी क्या नाम रखा था, मोमिनाबाद। इसका नाम आ जाएगा आपके मोमिनाबाद, क्या नाम हो जाएगा, मोमिनाबाद। सही बोला क्या भाई, इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। चलो ये भी अच्छी बात है गुरुजी, हो गया यहां से। जी यदि हम इसके अलावा और बात करें गुरुजी, और यहां पर क्या क्या आ जाता है जी, जैसे एक बच्चे ने कहा सर आपके यहाँ पे तो ना शीला माता का श्राप चढ़ती है। जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें, मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अब तो अच्छी बात है, अब तो आने लगे। जी सर, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी के समय खुदाई हुई थी आमेर और राजपूत शासकों के दौर की शैली जो है वो आपके यहाँ से आ जाता है। इसका मतलब अब आयना लाइन के ऊपर, तो ये आमेर का किला हो गया, इसको मोमिनाबाद भी कहा गया था, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा अब आपको पता लग गया, यहीं पर आमेर में आपके कुंडा गांव आ जाता है और यहीं पर इसी मेहंदी के बास की बात करें, यहीं पर महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की गई जो देश की आपकी पहली है। बस इतनी सी बात है, ले लो स्क्रीन चलते हैं आगे। जी चलो बेटा ले लो स्क्रीन चलते हैं आगे। अच्छा मुझे साइड में जाना पड़ेगा क्या, ये लो भाई चलें आगे। ओके बेटा
ये रहा आमेर में स्थापित होगा देश का पहला महारुद्र शक्तिपीठ। ये थी इसकी खबर और इसका इंग्लिश वर्जन है वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट महारुद्र शक्तिपीठ बी एस्टैब्लिश। तो ये आ जाएगा आपके मेहंदी का बास जयपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब इतना सारा लिख दिया मैं तो लिख भी नहीं पाऊंगा, तो मुझे एक नए पेज पे जाना पड़ेगा। बेसिकली यदि मैं बात करूं, ये अपना राजस्थान है, किसकी बात करें, राजस्थान। और इस राजस्थान के अंदर यहां पर आपके होती है मंत्रिमंडल की बैठक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है और इस मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर एक पॉलिसी का अनुमोदन किया जाता है। पॉलिसी का अनुमोदन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक पॉलिसी का अनुमोदन किया जाता है, मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि हम ये पॉलिसी लेकर के आएंगे। अब कौन सी पॉलिसी, तो उसका नाम है राजस्थान एरोस्पेस। इसका नाम है राजस्थान एरोस्पेस, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी की बात की। इसका अनुमोदन यहां पर किया गया। और ये अनुमोदन कब किया गया, इसका अनुमोदन की बात करें तो ये अनुमोदन जो किया गया, ये किया गया आपके 27 जनवरी वर्ष 2026 को। 27 जनवरी 2026 को इसका अनुमोदन कर दिया गया। और इसके अंदर कहा गया कि हमारे यहां पर जो परियोजनाएं लगेंगी, जो परियोजना लगेंगी, एक तो लगेंगी आपके विनिर्माण के क्षेत्र में और एक हमारे यहाँ पे लगेंगी परियोजना सेवा क्षेत्र के अंदर। तो कहा गया जो परियोजना हमारे यहाँ पर विनिर्माण के क्षेत्र में होंगी, जो परियोजना हमारे विनिर्माण के क्षेत्र में होंगी, उसके अंदर कहा गया कि 50 से 300 करोड़ तक निवेश होगा। करोड़ तक जो निवेश है ना, उस इकाई को कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा लार्ज कैप। उसको लार्ज कैप के नाम से जाना जाएगा। अर्थात राजस्थान के अंदर एरोस्पेस एंड डिफेंस के सेक्टर के अंदर 500 से लेकर के 300 करोड़ तक का निवेश करोगे तो उसको कहा जाएगा लार्ज कैप की इकाई कहा जाएगा। इसके अलावा कहा गया इसी के अंदर कि 300 से 1000 करोड़ तक के निवेश की बात करें, उसको कहा जाएगा मेगा कैप। उसको कहा जाएगा आपके मेगा कैप के नाम से जानेंगे। और एक कहा गया कि 1000 करोड़ से अधिक है, 1000 करोड़ से अधिक यदि आपका निवेश है तो उसे कहा जाएगा अल्ट्रा मेगा कैप। ये इंपॉर्टेंट है कि एरो डिफेंस के तहत कहा गया यदि कोई भी व्यक्ति यहां पर 550 से लेकर के 300 करोड़ तक का निवेश करेगा तो उसे लार्ज कैप कहा जाएगा कि ये लार्ज, इस बड़ी कंपनी है। इस रूप में यदि 300 से लेकर के और 1000 करोड़ तक का निवेश करोगे तो उसे मेगा कैप कंपनी कहा जाएगा। और इसके अलावा 1000 करोड़ से तो उसे अल्ट्रा मेगा कैप के नाम से जाना जाएगा। सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर के अंदर कहा गया कि भैया 25 से लेकर के 100 करोड़, इसके अंदर कहा गया कि 25 से 100 करोड़ तक आप निवेश करते हो तो आपको लार्ज कैप के नाम से जाना जाएगा। आपको क्या कहेंगे, लार्ज कैप की बात करें। इसके अलावा कहा गया यदि आप 100 से लेकर के और 250 करोड़, 100 से लेकर के 250 करोड़ तक का निवेश करते हो तो आपको मेगा कैप के नाम से जाना जाएगा। और उसके साथ साथ 250 से लेकर के, ये कहा गया, ऐसा कह दूं मैं, 250 करोड़ से अधिक निवेश है तो उसे कहा जाएगा आपके अल्ट्रा मेगा कैप के नाम से जाना जाएगा। ये यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है उन इकाइयों की। और गुरुजी इतना क्यों पढ़ा रहे हो, तो बेटा इसलिए क्योंकि एसआई के अंदर, पटवार के अंदर, वीडियो के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर इतनी सारी लाइनें आ सकती हैं इतनी लाइनें, क्योंकि और ऐसा आया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। दूसरे यहां पर कहा गया, इसी परियोजना के अंतर्गत कहा गया कि हमारे यहां पर जो भी इकाई लगेगी, इकाई को 7 वर्ष तक 100% छूट दी जाएगी। 7 साल तक क्या दी जाएगी, 100% की छूट दी जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, किस किस को पता है। रिप्स की बात करें, रिप्स 2024 किस किस को पता है। और शायद रिप्स 2024 का, और मैंने यहाँ पे कक्षा के अंदर बताया भी है, और शायद ये प्रश्न आपके 3rd ग्रेड के एग्जाम में आया भी था। रिप्स 2024 नहीं पढ़ा तो भैया फरवरी के एंड में अपना ज्योग्राफी का कोर्स आएगा, बता देंगे उस समय भी, या दोबारा यहां पर आएगा तो बता दूंगा। तो यहां पर कहा कि 7 वर्ष तक 100% छूट होंगी। 100% छूट किस किस के ऊपर, एक तो कहा मंडी शुल्क की बात करें, इसके अलावा विद्युत शुल्क की बात करें कि विद्युत शुल्क, इसके ऊपर 7 वर्ष तक 100% छूट होंगी। एक कहा गया कि इकाई को 7 वर्ष तक 100% छूट है। यहीं पर एक लाइन हो जाती है, इकाई को 75% पुनर्भरण है। 75% क्या कर दिया जाएगा, पुनर्भरण। 75% पुनर्भरण किया जाएगा, किसका, राज्य कर का, कि जो भी राज्य कर लगेगा उसका 75% वापस दे दिया जाएगा। तो इसके अलावा कहा गया 7 वर्ष तक स्टैंप ड्यूटी की बात करें, स्टैंप ड्यूटी में 75% छूट है। 75% तो क्या छूट है, प्लस 25% पुनर्भरण की बात करें। ये लाइन आपकी कॉपी में होनी चाहिए, उद्योग वाले चैप्टर में ये लाइन आपकी कॉपी में होनी चाहिए। भाई सर रीट मेंस का लेवल 1 का कब से स्टार्ट होगा, बेटा अभी तो मुझे नहीं पता, बता दूंगा मैं आपको, पूछ के कल बता दूंगा जी। ये यहां से आ जाता है। इसके अलावा कहा गया कि पहली 3 इकाइयों को, पहली तीन कौन सी, मेगा और अल्ट्रा मेगा, पहली 3 मेगा व अल्ट्रा मेगा जो इकाई है ना, इकाई को पहली 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा में पहले शुरुआत में एरोस्पेस और डिफेंस को लेकर के 3 इकाइयां आएंगी, उनको क्या दिया जाएगा, 25% सनराइज बूस्टर दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा, 25% सनराइज बूस्टर दिया जाएगा कि भैया 25% की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा 10% एंकर बूस्टर दिया जाएगा। और एक कहा गया कि 10% आपको दिया जाएगा एंकर बूस्टर दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा रिको से जमीन लेने वाले उद्यमियों को, और एक कहा गया रिको से जमीन लेने वाली इकाई की बात करें, इस इकाई को क्या दिया जाएगा, तो रिको से जमीन लेने वाली इकाई की बात करें, इस इकाई को क्या देगा, को 10 वर्षों तक लैंड पेमेंट है ना, लैंड पेमेंट में छूट जाएगी। ये कहा गया कि 10% लैंड पेमेंट में सब्सिडी, लैंड पेमेंट
सब्सिडी की बात की गई, ऐसी कई बातें यहां पर की गई और ये आपको आनी चाहिए साहब, आनी चाहिए। और अब इसी को लेकर के प्रश्न आता है कि राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य ढूंढना है। इसका अनुमोदन 27 जनवरी 2026 को किया गया, सही है क्या? है ये सही है क्या? जी नहीं सॉरी, एक मिनट, इसका अनुमोदन 27 को नहीं था भाई, सॉरी 27 को नहीं था, सॉरी भाई, इसका अनुमोदन की बात करें तो इसका अनुमोदन 27 को नहीं था, सॉरी 27 को नहीं था, 27 को नहीं था, 1 जनवरी की बात करेंगे, 1 जनवरी, इसका अनुमोदन 27 को नहीं था, 1 जनवरी का था, सॉरी 1 जनवरी साहब, 1 जनवरी का था। जी हाँ, तो इसका अनुमोदन की बात करें 27 जनवरी 2026 को किया गया, ये स्टेटमेंट तो गलत है, 27 को नहीं किया गया, मुझे 27 ये याद रह गया पर्सन वाला, 1 जनवरी को किया गया। दूसरा, इस नीति के तहत विनिर्माण परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ तक के अचल पूंजी निवेश को लार्ज में रखा जाएगा, तो यहां पर सही है क्या? ये तो सही नहीं है भाई, विनिर्माण में 100 से 500 करोड़ की थोड़ी बात की थी, लार्ज में विनिर्माण में 500 से 300 की बात की थी, तो ये भी आपके असत्य है। और उसके बाद में रिको से भूमि लेने वाले मेगा अल्ट्रा मेगा विनिर्माण उद्योगों को 10 वर्षों तक फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट और 5 वर्षों के लिए 25% ऑफिस स्पेशल लीज पेमेंट दिया जाएगा, सब्सिडी जाएगा। तो ये लिखा ना आपको, यहाँ से ये लिखा यहाँ से आपके कि रिको से जमीन लेने वाली इकाई को 10% लैंड 10 वर्ष तक लैंड पेमेंट सब्सिडी दी जाएगी, 10 वर्ष तक दी जाएगी, ये यहाँ से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें इसका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, 21 जनवरी सर, 21 नहीं 1 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी थी, उसके बाद में 21 जनवरी की, हाँ 1 जनवरी को कह दिया गया था, और उसके बाद में विमोचन जो इसकी अनुमोदन 21 जनवरी को हुआ था। जी जी 1 जनवरी को कह दिया गया था, हम लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद में विमोचन 21 की बात करें तो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन इसको रटना पड़ेगा। जी चलिए बेटा आगे, तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट तो आप लोग ये ले सकते हो, मैं हो जाता हूँ थोड़ा साइड में, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ये लग सकते हो। आगे चलो, ये रही खबर यहां से कि भाई एयरस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का अनुमोदन जो है ना वो हमारे यहां पर कर दिया गया है। चलो आगे देखो, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राजस्थान एयरस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी इज ट्रू, तो ऑप्शन सी की बात करें ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है, हाल ही में विमोचित पुस्तक मरुधरा के प्रेरणा पुंज के लेखक कौन है, तो नाम आ जाएगा राव शिवराज पाल सिंह, ऑप्शन सी, राज शिवराज पाल सिंह, ऑप्शन सी की बात करें इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरुजी ये क्या है साहब? देखो हम चलते हैं हाल ही की बात करें, एक पुस्तक की बात करें, एक पुस्तक का विमोचन हुआ, एक पुस्तक है विमोचन हुआ साहब, पुस्तक विमोचन। और पुस्तक विमोचन की बात करें तो सबसे पहली चीज तो आती है कि गुरुजी पुस्तक कौन सी थी, तो मेरे गुरुजी यहाँ पे पुस्तक जो थी उसका नाम था मरुधरा, मरुधरा के प्रेरणा पुंज, मरुधरा के प्रेरणा पुंज ये पुस्तक थी। ठीक है सर, अब यहीं से प्रश्न आता है कि ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, एक तो ये आता है, और दूसरा इस पुस्तक के लेखक कौन थे, इसकी बात करें तो गुरुजी इसका विमोचन जो किया गया, इसका जो विमोचन किया ये क्या था आपके जोगेश्वर दत्त ने, कि किसने किया, जोगेश्वर दत्त। और गुरुजी जोगेश्वर दत्त कौन है, तो याद रखना ये हमारे मुख्य सचेतक हैं, मुख्य सचेतक किसके, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक कहां के, राजस्थान विधानसभा के। और इसके लेखक की बात करें तो नाम आ जाएगा राव शिवराज पाल सिंह, राव शिवराज पाल सिंह की बात करें ये हो जाएंगे इसके लेखक। ये तो छोटी सी बात है लेकिन मेरे भाई यहीं से काम नहीं चलेगा। ओके बेटा, गुच्छा कर टोंक से हो जाएगा बेटा, लिख लेंगे, मैं चिंता मत कर। जी गुच्छा कर काका, टोंक के मोहित प्रश्नों का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, देख लेंगे बेटा, चिंता मत कर, ले लूंगा मेरे गुरुजी। जी अब यहां से आता है गुरुजी ये तो हो गया, लेकिन यहां पर जब पुस्तकों की बात आई है ना तो मैंने कहा ना कि भाई कुछ 3-4 पुस्तकें हैं जिनकी चर्चा मैंने पहले भी की थी और जिनकी चर्चा मैं अब भी करूंगा। जैसे एक तो मैं बात करूंगा हमारे यहाँ पर पुस्तकों की बात करें तो एक तो नाम आ जाएंगे राज्यपाल हरिबाबू भावड़े की बात करें सब, और इनकी पुस्तक कौन सी है आपको ये बताना है, और उस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया ये बताना। एक हमारे यहाँ पर पुस्तक की बात करें तो एक नाम आ जाएगा सतीश पूनिया की बात करें जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष थे, सतीश पूनिया, इनकी भी एक पुस्तक आई थी और आपको ये भी बताना है। तो हमारे यहाँ पर एक पुस्तक और आई थी वासुदेव देवनानी की, वासुदेव देवनानी की कौन सी पुस्तक है ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। तब तक मैं बताता हूं कि वासुदेव देवनानी के द्वारा एक चीज और की गई, एक चीज और की गई, और वो क्या, तो इनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया, वासुदेव देवनानी के द्वारा यहां पर क्या किया गया, एक पुस्तक का विमोचन किया गया, एक पुस्तक का विमोचन। और बेटा कौन सी पुस्तक का विमोचन किया, तो उसका नाम था खवग राय शिरोमणि पुस्तक, खवग राय शिरोमणि, खवग राय शिरोमणि, याद आ रहा है, खवग राय शिरोमणि पुस्तक थी जिसका विमोचन किया था। और ये जो पुस्तक थी इसकी पता है आपको लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई कितनी थी, तो मेरे गुरुलो इसकी जो लंबाई थी ना, मंचे की पट्टी हटा देता हूं एक मिनट जी, इसकी लंबाई कितनी थी 36 फीट, ये 36 फीट लंबी थी। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई थी 24 फीट, मतलब 36 फीट लंबी और 24 फीट चौड़ी एक पुस्तक थी, उसका नाम था आपके खवग राय शिरोमणि पुस्तक थी, इसका विमोचन किया। और ये जो पुस्तक थी ना इसका संबंध किसके साथ आता है, आचार्य विद्यासागर महाराज के साथ, इनका संबंध किसके साथ आता है, तो ये आता है आपके आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज के ऊपर आधारित पुस्तक थी। अब ये भी याद रखना, तो यहां से अब 3 इंपॉर्टेंट है, हरिबाबू बावड़े की पुस्तक थी सब, कौन सी थी, अभ्युदय की ओर, लिख दूं, लिख दो मेरे भाई, ओके सर। हाँ जोगेश्वर गर्ग तो लिखा है, जोगेश्वर दत्त लिख दिया क्या, जोगेश्वर गर्ग है बेटा, ये जोगेश्वर गर्ग है, जोगेश्वर गर्ग है, गर्ग गर्ग गर्ग, जोगेश्वर दत्त नहीं है, गर्ग है। चलो गुरुजी अब यहाँ पे कौन सी पुस्तक थी बताओ, दिखा यहाँ पर, लिख दो अभ्युदय की ओर, पक्का लिख दिया मैंने, इनकी पुस्तक आती है आपके अभ्युदय, अभ्युदय की ओर, अभ्युदय की ओर, अभ्युदय की ओर, लिख दिया साहब। और ये जो पुस्तक थी अभ्युदय की ओर, इनकी बात करें तो इस पुस्तक के अंदर इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, ये नाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया साहब है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया बताओ दिखा। इसके अलावा यदि मैं सतीश पूनिया की बात करूं कि गुरुजी इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो राजपथ नहीं जनपथ, इनकी पुस्तक कौन सी थी, राजपथ नहीं जनपथ की बात करेंगे सब, राजपथ नहीं जनपथ की बात करेंगे। और वासुदेव देवनानी की बात करें कि गुरुजी इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि, सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि,
अटल दृष्टि की बात करें, सही लिखा क्या मैंने, बताओ दिखा यहां से। चलो देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं गुरुजी। एक दिन अरे अभुदय की ओर, और इसका विमोचन किसने किया था, सोमती देवी ने। इसका विमोचन की बात करें तो मेरे गुलगुलो ये विमोचन किया था आपके सोमती देवी ने। और राजपथ नहीं जनपथ की बात करें जी, राजपथ नहीं जनपथ की बात करें, ये पुस्तक यहां से हो जाएगी। और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहां पर वासुदेव देवनानी की पुस्तक कौन सी थी, सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि, सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि की बात करें, ये पुस्तक यहां पर आ जाएगी साहब। इतनी सी आपको ध्यान में रखना है जी मेरे बच्चों। ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। अच्छा मुझे हटना ही पड़ेगा, आज पैनल स्विच नहीं होगा। चलो आगे जी भाई, आगे देखो। हाँ ये रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक मरुधरा के प्रेरणा कुंज की बात करें तो नाम आ जाएगा राव शिवराज पाल सिंह। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया। अरे वाह क्या बात है जी मेरे बच्चों। चलते हैं, सबसे पहले एक नाम आता है बीएसएफ, सबको पता होगा, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसे कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता है। और इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करूं तो मेरे गुलगुलो इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1960 को, 1 दिसंबर 1960 को। हमारे यहाँ पर 1965 की बात करें, 1 दिसंबर 1965 की बात करें, यहां पर आपके बीएसएफ की स्थापना की गई थी जी गुरुजी। इसका और एक यहां से आ जाता है इसका मुख्यालय की बात करें, इसका आपके आता है मुख्यालय, और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली के अंदर है। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली। जैसे मैं यहां पर एक भारत का नक्शा बनाता हूं, ये तो हो गया आपके भारत का नक्शा, और इस भारत के अंदर ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की रखवाली का काम कौन करता है, बीएसएफ। तो ये बीएसएफ है, ये काम क्या करती है, ये हमारे देश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रखवाली, अंतरराष्ट्रीय सीमा रखवाली का जो जिम्मा है ये किसका है, बीएसएफ का। अब ये जो बीएसएफ है इसका जी, चलो ये रहा कि व्हेन वाज ऑपरेशन कोल्ड विंड 2026 कंडक्ट, तो आ जाएगा 22 से लेकर के 29 जनवरी तक। अगला है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया, बताओ दिखा। यहां से आ जाते हैं, तब तक मैं यहां से बता देता हूं कि हमारे यहां पर होता है आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है, इसकी बात करें, जो कि कहां होता है, प्रतिवर्ष जयपुर में होता है। ये भी याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्ट है, सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्ट की बात करें, वो जो लिटरेचर फेस्ट है वो कौन सा है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। और वर्ष 2026 की बात करें, वर्ष 2026 की बात करें तो 2026 के अंदर यदि इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन था 19वां संस्करण। जी हां, 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। और मेरे गुलगुलो कब किया गया था, 15 से लेकर के 19 जनवरी तक, 15 से लेकर के 19 जनवरी वर्ष 2026 तक इसका आयोजन किया गया। और इस आयोजन के अंदर यहां पर अवार्ड दिए गए, 2 अवार्डों की चर्चा तो हम कर चुके हैं, और आज तीसरा अवार्ड और है। एक तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक तो कौन सा अवार्ड था, एक तो था आपके द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड की बात करें। जी हां, द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। और मेरे गुल्लो ये दिया किसको गया था, किसको दिया गया था, पीयूष मिश्रा को दिया गया था। किसको, पीयूष मिश्रा को दिया गया। और ये पीयूष मिश्रा वही है जिसको अभी पद्म भूषण दिया गया था। तो यहां पर एक अवार्ड और था, याद आ रहा किसी को, सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य अवार्ड। एक था आपके सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड की बात करें। और मेरे बच्चों ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया था आपके राही को। किसको, विजय राही का नाम आ जाएगा, ये नाम आ जाएगा आपके विजय राही। जी हां, ये विजय राही को दिया गया। तो इसी के साथ साथ यहां पर एक तीसरा अवार्ड और आता है, यहां पर एक तीसरा अवार्ड और आता है, वो है कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कन्हैयालाल। जी हां, एक आता आपके कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड, कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड की बात करें गुरुजी। और ये जो कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड है ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया था आपके यतींद्र मिश्र को, ये दिया गया आपके यतींद्र मिश्र को। अब जाकर के ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। और आने वाले समय में यदि आए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो यहां से आ सकता है इसका दुनिया का सबसे बड़ा है, 2026 में इसका 19वां संस्करण था, 15 से लेकर के 19 जनवरी 2026 तक था। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड पीयूष मिश्रा को दिया गया, तो सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड विजय राही को, तो कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड की बात करें ये दिया गया था आपके किसको, यतींद्र मिश्रा को। तो गुरुजी आपके यहां पे 2-3 नाम और हैं, इनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे, कर लेते भैया। तग्गाराम भील की बात करें तो याद आ रहा है तग्गाराम भील। जी हां, तग्गाराम भील की बात करें, इन्हें दिया गया आपको पद्मश्री 2026, पद्मश्री 2026। तग्गाराम भील की बात करें गुरुजी कहां के रहने वाले हैं, तो तग्गाराम भील जो है ये रहने वाला है जैसलमेर का। और इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था, ये आपके अलगोजा वादक हैं, ये अलगोजा वादक हैं साहब, अलगोजा वादक हैं। सही लिखा क्या, अलगोजा वादक है, ठीक है गुरुजी, हो गए यहां से। गफरुद्दीन मेवाती जोगी की बात करें बेटा, इनको भी क्या दिया गया था, इनको भी पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। गुरुजी ये कहां के रहने वाले हैं, ये डीग के रहने वाले हैं। और इनकी बात करें तो इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था। और ये कौन से वादक हैं, बताओ दिखा, ये कौन से वादक हैं, भपंग वादक हैं कि कौन से वादक हैं, जी कौन से वादक हैं, भपंग वादक हैं, ये आपके हैं भपंग वादक। अब इतना पढ़ना पड़ेगा कि यहां पर इनको कला के क्षेत्र में, इनको भी कला के क्षेत्र में, तो स्वामी
ब्रह्मदेव महाराज की बात करें, इन्हें भी दिया गया आपका पद्मश्री 2026, पद्मश्री 2026, और इन्हें दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, तो बेटा इनका संबंध आता है गंगानगर से, और गंगानगर में इन्होंने क्या किया था, एक अंध विद्यालय की स्थापना की थी। अंध विद्यालय, जो बच्चा गंगानगर का होगा उन्हें अच्छे से पता होगा अंध विद्यालय के बारे में। जो हनुमानगढ़ रोड है ना, गंगानगर से आगे चलते हैं, जब गंगानगर से निकलते हैं हनुमानगढ़ रोड पे आते हैं, तो वहां पे लेफ्ट साइड में आपके अंध विद्यालय, वहीं पर आपके हॉस्पिटल भी है, वहीं पर जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए विद्यालय भी है, स्कूल भी है, वहीं पर उनकी शायद बीएसटीसी वगैरह भी कराते हैं, विशेष जो बीएसटीसी वही वहीं पर है, और वहां पर आपके मंदिर भी एक बड़ा सा, मैं गया हूं कम से कम 5-7 बार इस अंध विद्यालय में गया हुआ भी हूं। तो इस अंध विद्यालय की स्थापना किसने की थी, स्वामी ब्रह्मदेव महाराज ने की थी, समाज सेवा के क्षेत्र में गंगानगर के, और इन्हें पद्मश्री दिया गया। तो बेटा ये तो आएगा ही आएगा। और यहां पर आ जाए कि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड किसको दिया गया, यतींद्र मिश्रा। तो यहां से कहता हूं ये पर्सन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, हो सकता है आपको इस एक पेज से पर्सन मिल जाए सर, इस एक पेज से पर्सन मिल जाए। जी हाँ, हाँ सर सुना है, सुना नहीं, देखा नहीं, क्या किस किसने देखा बताओ, दिखा ऐसा कोई है जिसने अंध विद्यालय देखा है? जी जी, ऐसा कोई बच्चा हो जिसने जो कहा कि सर हाँ हाँ घूमने वाली जगह शानदार। जी, ऐसा कोई बच्चा जिसने कहा कि सर मैंने देखा है? भाई मैंने तो कम से कम 5 बार देखा है, 5-7 बार गया हूं, वहां हॉस्पिटल भी है, उसको भी देखा सब। हेलो सर, रीट पीटीआई लेवल 2 का ऑनलाइन कोर्स कब स्टार्ट हुआ था? किस ऐप पे बेटा? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे कब हुआ था। कोर्स का प्रारंभ होता मुझे पता नहीं चलता मेरे, क्या करूं, सच्ची मुझे नहीं पता लगता। चलो बढ़ो आगे जी, तब तक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। आगे चलते हैं। इसका राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। तो उसके बाद है राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस 2026 का आयोजन कहां पे किया गया? जयपुर के अंदर। उसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा दवाइयों के परीक्षण के लिए किस जीव पर आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? जेब्रा फिश की बात करें तो उसके बाद है हाल ही में राजस्थान में नए वन्य जीव कंजर्वेशन कौन से बनाए गए? उपरोक्त सभी की बात करें तो हाल ही में राज्य की किस पर्वतारोही ने इनका गुहा पे तिरंगा फहराया? तो नाम आ जाएगा मनस्वी अग्रवाल। तो नेक्स्ट है देश का पहला प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइजर ऐप किस मेडिकल कॉलेज के द्वारा तैयार किया गया? आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। तो दिल्ली में आज शूटिंग वॉलीबॉल वर्ल्ड कप में राजस्थान किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला टीम में हुआ है? तो नाम आ जाएगा मोना जाट। आज हम बात करेंगे डोज की, क्योंकि डोज की शुरुआत तो करनी है, और कई बार क्या होता है कि भाई यहाँ से कि होता क्या था कि समय नहीं बचता। आज समय राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? यदि कोयले की बात करें 4 प्रकार का होता है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कोर्स स्थापना या तो पर्सन आएगा नवंबर 1978, या तो करके आना है नवंबर 1978 की बात करें, या फिर आपके आ जाएगा, या हो जाएगा आपके 1 अप्रैल 1979। ये हो सकता है, ये आए तो ये कर देना, ये आए तो ये कर देना, दोनों आए तो नवंबर 1978 कर देना। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया भाई? यहाँ से 4 मार्च 1989 को यहाँ पर दिया गया। 4 मार्च 1989 को राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। और किस समिति सिफारिश पर? तो नाम आ जाएगा आपके मोहम्मद यूनुस समिति, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। चलो आगे देखो। उसके बाद इतिहास की बात करें, भरतपुर राज्य को आधुनिक रूप देने का श्रेय किसको किसे कहा जाता है? भरतपुर राज्य को आधुनिक रूप देने का श्रेय किसे कहा जाता है, किसको जाता है साहब? तो नाम आ जाएगा किशन सिंह। जी, किसका नाम आ जाएगा? ये नाम आ जाएगा आपके किशन सिंह का नाम आ जाएगा, किशन सिंह। भरतपुर राज्य को आधुनिक रूप देने का श्रेय किसको आता है? किशन सिंह को। किसको आता है बेटा? किशन सिंह की बात करें। सर जयपुर में अगले रीट मेंस लेवल कब स्टार्ट होगा? बेटा मुझे नहीं पता बच्चे। जी, किसको आता है? किशन सिंह को। और किशन सिंह को पता है, इसी किशन सिंह के द्वारा भरतपुर के अंदर 1927 में राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। इन्होंने 1927 में क्या करवाया था? राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन करवाया था। हिंदी सम्मेलन कहां? भरतपुर में। भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने 1803 ईस्वी में किस अंग्रेज सेनापति के साथ संधि की थी? किसके साथ की थी? ईडन के साथ। किसके साथ की थी? ईडन के साथ। ईडन के साथ। करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक कौन था? करौली की जो शाखा थी उसके मूल रूप की बात करें या उसके संस्थापक के रूप में किसको जानते हैं? तो विजयपाल को। किसको जानता है? ये जाना जाता है आपके विजयपाल को। किसको जानते हैं भाई? विजयपाल। सही है क्या? जी जी, विजयपाल ने 1040 की बात करें, 1040। और आपको पता है इसी विजयपाल ने क्या किया था? विजयपाल ने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। विजयपाल की बात करें, इन्होंने क्या किया था? बयाना भरतपुर की बात करें को अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया। जी चलो आगे देखो। कला और संस्कृति की बात करें, यहां पर भी 2-3 पर्सन है। पहला है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला ये कहां लगता है? खेजड़ली में, खेजड़ली जोधपुर में, खेजड़ली जोधपुर में लगता है। और कब लगता है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? तो मेरे गुलगुलो भाद्रपद शुक्ल दशमी की बात करते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है सब। जी, एक है आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला कौन सा है? तो आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है? बेनेश्वरम धाम को। ये किसको बोलते हैं? ये कहा जाता है बेनेश्वरम धाम। बेनेश्वरम धाम कहां पर है? ये आपके है नवाटापुरा। और कहां पड़ता है ये पड़ता है आपके डूंगरपुर के अंदर। और इस बेनेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। कब? है ना, कब लगता है भाई यहाँ पर मेला? बताओ दिखा यहाँ पर प्रतिवर्ष कब लगता है मेला? लगता है यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता होगा, तभी तो कहते होंगे। जी आ जाओ। नेक्स्ट है मल्लिनाथ पशु मेले का आयोजन कहां होता है? ये तो मैंने अभी पढ़ाया थोड़ा सा, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये कहां होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर की बात करें, तिलवाड़ा बाड़मेर। अब तो शायद बालोतरा में आ गया, नहीं बालोतरा। जी यहां पर है तिलवाड़ा बालोतरा की बात करें। जी माघ पूर्णिमा पक्का देख लो, सोच लो सर, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को देख लो सब। गलियाकोट अलग है बेटा, माघ पूर्णिमा नवाटापुरा में है, गलियाकोट अलग है, माघ पूर्णिमा गलियाकोट अलग है बेटा। जी अगला देखो, राजनीति विज्ञान के राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा के चुनाव हार गए थे? मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए और क्या हो गए थे? विधानसभा के चुनाव हार गए थे। कौन थे? जयनारायण व्यास। ये नाम आ जाएगा जयनारायण व्यास। जी तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जिनका पद पर रहते निधन हुआ? एकमात्र। और ये कौन है? बरकतुल्ला खां। ये नाम आ जाएगा आपके बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां।
जी चलो आगे बढ़ते हैं साहब। अब विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, 10 प्रश्न है, फटाफट से जवाब देने हैं आपको। जी आपको ही जवाब देना है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है? तो पुष्कर गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। उसके बाद भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? कब हुआ था भारत में? 1973। तो उसके बाद है, धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की क्या शक्तियां होती हैं? धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की क्या शक्ति होती है? इसके पास कोई शक्ति होती नहीं धन विधेयक को लेकर के। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? हम लोग कहते हैं कि गुरुजी कालानुक्रम के प्रश्न अभी आए बेटा, कांस्टेबल 2014 में भी आए हुए कालानुक्रम के प्रश्न, तो मतलब हम लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते थे जी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। उसके बाद है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा आपके मेलामाइन, ऑप्शन सी। तो उसके बाद है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये मुझे कल ही पता लगा, 37 डिग्री सेल्सियस। कल दिसू की बुखार हो गई तो मैंने कहा यार थर्मामीटर ले चलता हूँ घर पे, बुखार आती है कई बार आ जाती है। तो उन्होंने कहा सर मैं सेल्सियस में इसको फोरनाइट में चेंज कर देता हूँ। कैसे? वो नॉर्मली 37 डिग्री होता है। तो मतलब मेरे माइंड में तो था लेकिन भूल गया था। अब मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। उसने कहा मेडिकल वाले कि 37 डिग्री होता है, तो अब याद आ गया। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? कौन सा आम सर्दी का कारण बन जाता है? कौन सा है? राइनो विषाणु, ऑप्शन ए। उसके बाद है, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? लोकप्रिय तार कठपुतली की बात करें, ये कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपके कठपुतली। जी हाँ। उसके बाद है, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम के से जाना जाता है? तो जैसलमेर को क्या कहते हैं इनमें से? गोल्डन सिटी कहते हैं क्या? ऑप्शन ए लिख दूं, सुनहरा शहर। जी हाँ। उसके बाद है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पाठक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? किसके कहने पर आए थे? रास बिहारी बोस के कहने पर। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। तो मेरे बच्चों ये था अपना आज का सेशन। अब मिलेंगे कल एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।